हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बीपी सिंह है। आज हम लोग बात करेंगे जो यूपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग होता है, उसको कैसे बहुत अच्छा कर किया जाए। ठीक है? तो यूपीएससी का जो मेंस आंसर राइटिंग है, एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो स्टूडेंट दिल्ली आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, उनका एक कल्चर है कि वो पहले मेंस की तैयारी करेंगे, फिर वो प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। तो जब हम स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं और खासकर दिल्ली जैसे एनसीआर में कल्चर में आते हैं, तो हम मेंस पे बहुत फोकस करने लगते हैं। तो आंसर राइटिंग करते समय या मेंस की तैयारी करते समय कौन-कौन सी हम स्टेप्स लेते हैं, वो हम बात करेंगे, क्या-क्या हमें करना होता है और क्या-क्या हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम मेंस में आंसर राइटिंग करते समय कुछ मिस्टेक्स करते हैं। क्या मिस्टेक्स करते हैं, उस पे हम बात करेंगे। शुड बी डन और क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे हमारी आंसर राइटिंग अच्छा हो। तीसरा पॉइंट हमें रखा है प्रॉब्लम इन एग्जाम। जब हम मेंस का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां देखना है कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम है मेंस के एग्जाम के समय, एग्जाम हॉल में या ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ओके। नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल्स। जो हम एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि मेंस के लिए यार कौन से स्टडी मटेरियल करें? क्या अ, अलग कुछ होता है क्या? तो सबको बारी-बारी से बात करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि हम लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं आंसर राइटिंग करते समय। तो सबसे पहला जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, डे फर्स्ट से आंसर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली में आ गए, कोचिंग भी जॉइन कर ली और कोचिंग में बोल दिया कि भाई लिखना शुरू कर दो। आप क्या करते हैं, पेपर लिया, लिखना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ा आप लोगों का मिस्टेक है। डे फर्स्ट से आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है। इससे क्या होता है, इससे आप लोग डिमोरलाइज हो जाते हो। जब आप, क्योंकि यूपीएससी कोई आसान नहीं है ना? लेकिन टफ भी नहीं है। लेकिन आप उसके सिलेबस को जानो तो सही। ठीक है? तो सबसे पहली गलती आपकी ये होती है, आप आते ही आंसर लिखना शुरू कर देते हो। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है? दूसरी गलती ये होती है कि आप जब आंसर लिखते हो, ठीक है? पहला क्या है कि आप तुरंत स्टार्ट कर देते हो, पहला। दूसरी गलती ये होती है आपकी डिसकंटिन्यूटी। आपके आंसर राइटिंग में डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, मतलब कंटिन्यूटी नहीं होती। ठीक है? तो आपका एग्जाम जो आंसर है वो कंटिन्यू नहीं होता, है ना? वो कंटिन्यू नहीं होता, आपका डिसकंटिन्यूटी होती है। ये दूसरा मिस्टेक। तीसरा मिस्टेक होता है कि आप लोग जब आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर को छिपाते हो, है ना? आंसर को क्या करते हो, हाइड करते हो, जो ये बहुत बड़ा आपके लिए मिस्टेक है। कभी भी जब आप आंसर लिखते हो तो आप सोचते हो कि नहीं यार, और फ्रेंड्स को दिखाएंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, सर को दिखाएंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, सीनियर को दिखाएंगे तो पता नहीं वो क्या बोलेंगे, डांट देंगे। ठीक है? तो आप अपने आंसर को छिपाने लगते हो। और चौथी जो है वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप बिना सिलेबस देखे, विदाउट क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, स्टार्ट द आंसर। आपने क्वेश्चन को नहीं अच्छी से समझा और उसको लिखना शुरू कर दिया। आपके माइंड फॉर्मेट नहीं होता है ना? स्टार्ट वेरी इनिशियली स्टेज। तो पांचवा मिस्टेक क्या है, आप जो स्टार्ट करते हो वो स्टार्ट वेरी फास्ट, है ना? वेरी फास्ट। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम मैंने क्या बताई, आप आते ही आंसर राइटिंग शुरू कर देते हो, ये गलत है। दूसरी बात, आप आंसर राइटिंग में कंटिन्यूटी नहीं रखते हो। आपने कभी मन आया तो लिख लिया, कोई वीडियो देख ली मोटिवेशनल तो लिख लिया, किसी टीचर ने डांट दिया तो लिख लिया, कहीं सुन लिया यार आंसर भी लिखना होता है तो लिख लिया। ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, आंसर हाइड। ये मैंने बोला, आप लोग आंसर छिपा लेते हो, दिखाते नहीं हो लोगों को।
दिखाइए, वो कुछ से कुछ तो बताएँगे यार। फिर है स्टार्ट वेरी फास्ट। आप लोग जब आंसर लिखना शुरू कर देते हो, तो आप लोग उसे माइंड में फॉर्मेट नहीं करते हो। आपको क्या करना है, 10 से पन 10 से 20 सेकंड अपने माइंड में आंसर को फॉर्मेट करना है ना? कि हम इस आंसर में क्या लिखेंगे? 10 से 15 सेकंड, आधा मिनट हो सकता है। कुछ क्वेश्चन है आप 1 मिनट ले सकते हैं, बट 1 मिनट से ज़्यादा आपको फॉर्मेट नहीं है, आपके माइंड में रहना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया, है ना? हाउ टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया। तो आपके माइंड में रहना चाहिए ना कि कितने पॉइंट्स को हम इसमें मेंशन करेंगे, क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स लेंगे। यही नहीं करते आप, लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, स्टार्ट वेरी फास्ट। क्या करना चाहिए वो हम उसमें बताएँगे। उसके बाद आता है शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन फॉर बेटर आंसर। सबसे पहले आपको सबसे पहले, है ना? क्या करना है? सबसे पहले आपको अच्छे से सिलेबस समझना है। अच्छे से आपको सिलेबस को समझना है। यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है, उसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ना है, देखना है, समझना है। उसके बाद उसको कंप्लीट करना है एक बार। एक बार तो कंप्लीट कर लो यार। मतलब 3 महीने में, 4 महीने में एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। आप सोच रहे हो कि सर हम हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए हैं, तो हिस्ट्री का लिख सकते हैं। नहीं, हिस्ट्री की कनेक्टिविटी ज्योग्राफी से है, ज्योग्राफी की साइंस से है, साइंस की इकोनॉमी से है, इकोनॉमी की पॉलिटी से है। हर सब्जेक्ट की एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। आप ये मत सोचें कि एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया उसका लिख सकते हो, नहीं। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, सिविल सर्विस का एग्जाम है, टॉपेस्ट एग्जाम है ये, ठीक है? कठिन नहीं है लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम है। तो एक बार सिलेबस को स्टडी कर लीजिए भाई, पढ़ लीजिए क्या-क्या सिलेबस है। यू हैव टू स्टडी सिलेबस, नॉट द बुक्स, नॉट नोट्स। यू हैव टू कवर सिलेबस ऑफ गिवन बाय यूपीएससी। आपको यूपीएससी जो सिलेबस दिया उसको कवर करना है। नेक्स्ट आता है कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद कि आंसर राइटिंग में रेगुलर रहना है ना? ये बहुत ज़रूरी है, रेगुलर। मतलब आपको कंटिन्यू रखना है। आप भले 2 क्वेश्चन लिखें, 1 क्वेश्चन लिखें, 3 क्वेश्चन लिखें, बट आपको कंटिन्यू रखना है। इफ यू वांट टू क्वालिफाई मेंस यूपीएससी मेंस एग्जाम, देन यू हैव टू प्रैक्टिस डेली मिनिमम 2 आवर इन आंसर राइटिंग। आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इससे कम में नहीं काम चलेगा आपका। कुछ भी लिखिए यार। एक बार सिलेबस 3-4 महीने पढ़ लीजिए, फिर लिखना शुरू कर दीजिए। डेली आपको प्रैक्टिस करना है, कितना? है ना? प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जो है लगभग 2 आवर्स डेली बहुत ज़रूरी है, एक बात ध्यान रखना है। प्रैक्टिस रेगुलर कम से कम 2 घंटे ज़रूरी है। उसके बाद और क्या-क्या करना चाहिए? कि हमें अपने जो सीनियर हैं, हमें अपने टीचर हैं, हमें अपने फ्रेंड हैं, इन लोगों को आंसर दिखाना चाहिए। टीचर, सीनियर और फ्रेंड्स, कुछ तो यार एडवाइस करेंगे वो, कुछ तो एडवाइस करेंगे, ठीक है? ये ज़रूर कीजिए। और लास्ट पॉइंट में यू हैव टू फॉर्मेट आंसर इन योर माइंड बिफोर स्टार्ट द आंसर। आपको अपने माइंड में फॉर्मेट करना है यार, है ना? फॉर्मेट करना है। किस क्या आंसर, मतलब क्या आंसर हमें लिखना है, ये आपको माइंड में फ्रेम बनना चाहिए कि हाँ, हमें ये करना है, ठीक है? तो आप माइंड में फॉर्मेट कीजिए। तो कितनी बातें बता दी हमने। पहली चीज़, आप नए स्टूडेंट हैं या पुराने हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सबसे पहले क्वेश्चन लिखना शुरू मत कीजिए। सिलेबस को देखिए, क्या सिलेबस है। सिलेबस आप देखोगे तो आप स्टडी मटेरियल समझ पाओगे कि हमें किस पे फोकस करना है।
ठीक है? उसके बाद फिर आप कंप्लीट कीजिए सिलेबस एक बार, भले ही थोड़ा कम-कम हो, लेकिन एक बार रफली पूरा सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ऐसा नहीं आपका अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया है तो लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ज्योग्राफी की कनेक्टिविटी साइंस से है, ज्योग्राफी की कनेक्टिविटी इकोनॉमी से है, ज्योग्राफी की कनेक्टिविटी हिस्ट्री से है, हिस्ट्री की ज्योग्राफी से है। तो कंप्लीट कीजिए सिलेबस। ठीक है? फिर है रेगुलर, ये बहुत टफ काम है। आप अपने आसपास सी स्टूडेंट्स को देखिए कितने लोग जो रेगुलर आंसर लिखते हैं। ऐसे तो लिखते ही नहीं है कभी। अपने आसपास में सीनियर घूम रहे होंगे, उससे पूछिए भैया रुको, आपने निबंध के कितना प्रैक्टिस किया है? ऐसे का। बोल नहीं पाएंगे सच से, है ना? ये चीज़ ध्यान रखना है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे आंसर राइटिंग कीजिए, कुछ भी लिखिए, क्योंकि यूपीएससी का पेपर जब होता है तो कंटिन्यू होता है। अब पहले 2012-11 से पहले छुट्टी मिलती थी, गैप मिलता था। अब क्या है कि 6 से 7 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है मेंस और डेली आपको 6 घंटे लिखना होता है। हाथ में दर्द होने लगता है ना? उस समय लोग रिवाइटल खा-खा के एग्ज़ाम देते थे। तो प्रैक्टिस करेंगे, अचानक से आप लिखना बैठ जाइए 15 मिनट, आपको उँगली दर्द करने लगी, आपका हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपने सीनियर को ज़रूर दिखाइए। उसके बाद अपने माइंड में फॉर्मेट कीजिए। अब आता है कि प्रॉब्लम इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के समय प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम के समय, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब जब हम यूपीएससी का क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि यार 3 घंटे का समय मिला है और 25 क्वेश्चन है कैसे करें। और ये इसलिए होता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए होते। तो पहली प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की। दूसरी आती है कि आपका जो बॉडी है ना वो थक जाएगा, है ना? आपके हैंड में पेन होना शुरू हो जाएगा, हाथ में। ठीक है? हाथ में आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में लगातार लिखोगे, तो आपकी उँगलियों में यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 6 घंटे 1 दिन में लिखना बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हो। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट तब हो पाएगा जब आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे और हैंड पेन हाथों में दर्द तब नहीं होगा जब आप पहले से लिखे रहेंगे। ठीक है? ये 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। दूसरा होता है रिवीज़न का, है ना? रिवीज़न भी नहीं हो पाता यार। मतलब आप सोचो हिस्ट्री, ज्योग्राफी आज हो गया दोनों पेपर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक दिन में 2 पेपर जीएस के होते हैं। फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, नेक्स्ट डे फिर पेपर है। आप समझिए पेपर आपका छूटा है 5 बजे, उसके बाद आप घर जाओगे, है ना? खाना भी खाओगे, रेस्ट करोगे या पढ़ोगे। अगले दिन फिर आपको पेपर देना है 9 बजे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए कि आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट बनाने बहुत ज़रूरी हैं। शॉर्ट नोट, सेल्फ नोट्स, ठीक है? तो आप समझ गए क्या करना है, प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की एग्जाम हॉल में। दूसरी आती है पेन, टायर्डनेस, थकान और तीसरी आती है रिवीजन की प्रॉब्लम एग्जाम के दौरान। आप शाम तक 8-9 बजे घर पहुंचते हो, अगर दूर है एग्जाम हॉल तो 9 बजे पहुंचोगे, पता चले ट्रैफिक जाम हो गया 10 बजे पहुंचे आप और सुबह आपको फिर जाना है। तो आप सोचिए, खाना खाओगे, थकान दूर करोगे, सोओगे या पढ़ोगे, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है कि ये तो हो गया एग्जाम हॉल में क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसके बाद है शुड स्टडी मटेरियल। मेंस का स्टडी मटेरियल कोई अलग से नहीं होता, ये मैं आपको बता दूँ। कोई भी मेंस का मटेरियल अलग से नहीं होता है, जो हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। इसके लिए मैं यही बोलूँगा आपसे, सबसे पहले तो आप जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, उनको सबसे पहले लें।
ठीक है? सबसे पहले लें। उसके बाद एटलस लें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इंडिया ईयरबुक पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है, ईयरबुक, है ना? आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं और जो करंट अफेयर्स है, वो आपके लिए मस्ट है। तो पहली चीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, दूसरा एटलस, तीसरा एनसीईआरटी, चौथा इंडिया ईयरबुक, पांचवा इकोनॉमिक सर्वे और छठा कोई एक टेक्स्ट बुक और करंट अफेयर्स। ठीक है? टेक्स्ट बुक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप अगर पॉलिटी पे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी पे कोई बुक पढ़ रहे हो या के सिद्धार्था की बुक, कोई भी ऐसा, है ना, जहाँ श्री माली है, डी डी बसु है, सुभाष कश्यप है, बहुत सारी बस ऐसी बुक्स हैं जो टेक्स्ट बुक जिनको कहते हैं। तो मान लीजिए पॉलिटी का आप सुभाष कश्यप ले सकते हैं, एक बहुत पॉपुलर बुक है लक्ष्मीकांत, वो भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है स्टडी मटेरियल, वो है इंडिया ईयरबुक और इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी। इसमें अगर मैं आपको सबसे ज़्यादा वेटेज दूंगा, सबसे ज़्यादा इनमें से कि आपको क्या-क्या सबसे मस्ट है, तो सबसे पहले है इंडिया ईयरबुक, फर्स्ट नंबर, सॉरी, एनसीईआरटी। उसके बाद है इसमें कोई टेक्स्ट बुक, है ना? टेक्स्ट बुक आप पढ़ सकते हैं। और थर्ड नंबर पे हैं ये करंट अफेयर्स। करंट अफेयर द हिंदू, पीआईबी, एआईआर न्यूज़ से कवर कीजिए। और ये सबसे बेस्ट है इसमें डीडी न्यूज़, ठीक है? डीडी न्यूज़ है, उसके बाद है एआईआर न्यूज़, है ना? एआईआर न्यूज़ है, और द हिंदू आप तो पढ़ते ही होंगे। द हिंदू या दैनिक जागरण, जो भी आपको अवेलेबल है कर सकते हैं, ठीक है? दैनिक जागरण भी अच्छा पेपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। समझ में आई मेरी बात? तो क्या हुआ कि हमने क्या बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एटलस, एनसीईआरटी और इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आप इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया ईयरबुक के बिना आप पास नहीं हो सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये पढ़ लेते हो, वास्तव में इनके मैटर को समझ गए, तो आपके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपको बहुत ऊपर तक वो ले जा सकता है। ठीक है? तो ये थी पूरी प्लानिंग यूपीएससी मेंस के लिए। ये आपको रिटन में भी अवेलेबल हो जाएगा। मैं उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड या वहाँ से आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे। वहाँ भी ये मटेरियल पूरा हमने डाला हुआ है रिटन में, वहाँ से भी आप देख सकते हो।